पासवान की ही थी, लेकिन ये स्पष्ट था कि चिराग पासवान नहीं आएंगे, ये मैसेज पहुंचा दिया गया था। ये तो मतलब प्रथम ग्रास मक्षिकम पादरम राजनीति में ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। ये तो गजब गजब नमूना सही में प्रशांत किशोर जी ला रहे हैं, और नमूना बदल के नमूना ला रहे हैं। चिराग पासवान की भी अपनी व्यवस्था थी, वो भी उस वजह से नहीं आए, लेकिन चिराग पासवान के रिप्रेजेंटेटिव सारे वहाँ पहुंचे हुए थे, उनके जीजा, उनके प्रदेश अध्यक्ष, उनके सारे लोग वहाँ पहुंचे थे। तो ये दोनों कुर्सी तो मांझी जी की और दूसरी चिराग पासवान की खाली है, लेकिन मांझी और चिराग पासवान दोनों नहीं हैं। मांझी जहां अपने चुनाव में व्यस्त है, उनका अपना समस्या है, दिल्ली में भी थे उस वक्त, पता नहीं आ जाए कि नहीं। दिल्ली से वो मतलब बैठक खत्म होने के बाद लौटे। अच्छा, लौटे। जहाँ ने बहुत स्मार्टली उस कुर्सी को अपने कब्जे में ले लिया ताकि ये सवाल खड़े ही ना हो। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार के बगल वाली कुर्सी छोड़कर कोई खड़ा होता है, तो खाली कुर्सी और नीतीश कुमार जब साथ दिखते हैं, तो मीडिया उस लव स्टोरी को दिखाने से ने आज की जो बैठक बुलाई, उसके 3 ही मुख्य एजेंडा थे। एक कि 2025 के चुनाव में सारे घटक दल कॉन्फिडेंट रहे, नीतीश कुमार कहीं जा नहीं रहे, क्योंकि आज भी नीतीश कुमार ने शुरू इसी बात से की कि 2 बार हम गलती से उधर चले गए हैं, और अपने ही नेताओं को दिखा के कह दिया उन्होंने कि ये लोग हमको लेके चला गया 2 बार, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, अब हम यहीं रह भागेंगे। जी आप बनाइए अपना मुख्यमंत्री। तब अगल बगल चर्चा होता है, चिराग पासवान देख रहे हैं भाजपा का मुँह, भाजपा मांझी जी के मुँह है, मांझी जी करना ना उन्हीं को बना दीजिए, कोई भरोसा नहीं है। चिराग जी कह रहे हैं हमको क्या पता, हम तो पहले ही से इनसे परेशान हैं। भाजपा कह दे तो हम भी तो मुक्त हो ही रहे ही हैं। तेजस्वी यादव भी कहेंगे बनाइए आपके विधायक ज़्यादा है, बना लीजिए अपना मुख्यमंत्री, कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो नीतीश जी कोई दिक्कत है क्या? नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप बना लीजिए अपना मुख्यमंत्री, हम तो कह ही रहे हैं कि आपको बनाना चाहिए। तो ना तो आप ही बन जाइए, छोड़े टाइए, हमको अब डर लग रहा है कहीं से ना भाजपा बनाना चाहते हैं लोग, अरे पलटू हैं, पलट जाते हैं, ये है वो है। नीतीश कुमार इसको ताकत बना ली, पलट सकते हैं, तो क्या तुम रिस्क ले सकते हो? हम साथ हैं। मीसा भारती, कभी तेज प्रताप, कभी तेजस्वी खुद, कभी राजद के कोई नेता ये कह देते हैं कि नीतीश कुमार अब उब गए हैं, अब हमारे साथ आएंगे। तो नंबर 1 दल बनना है, बिहार में नंबर 1 बन जाए तो वो भी अचीवेबल है, वो भी चाहेगी कि हो जाए। लेकिन एनडीए के लिए कई चुनौतियां अगले चुनाव में इंतजार कर रही हैं। तो इन सब को देखते हुए जदयू पर्सनल और ग्रुप दोनों टारगेट्स पूरा करना। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां पे हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। खबर की चीरफाड़ करेंगे, लेकिन उसके पहले आपके स्क्रीन पे कुछ तस्वीरें चल रही होंगी। इस तस्वीरों को गौर से देखिए और खोजिए उन चेहरों को जो एनडीए के तीसमार खान कहे जाते हैं। एनडीए के महत्वपूर्ण घटक दल के चेहरे हैं, सबसे चर्चित चेहरे हैं। क्या वो चेहरे आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं? अगर नहीं तो आज के पंचनामा के चीरफाड़ में हम आपके इस सवालों का जवाब अपने संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर से दिलवाएंगे। खबर की चीरफाड़ कराएंगे। नीतीश कुमार के एक अने मार्ग पर एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी। एनडीए के घटक दलों की ये महत्वपूर्ण बैठक थी। साल 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है। चुनाव के मद्देनजर नीतीश कुमार ने एक लक्ष्य, एक टारगेट अपने सभी नेताओं को, एनडीए के नेताओं को दिया है, और नीतीश कुमार ने एक बड़ा लक्ष्य साध दिया है। एक तीर से कई निशान नीतीश कुमार करने वाले हैं। आखिरकार कौन वो चेहरे हैं जिन चेहरों को आप तलाश रहे हैं नीतीश कुमार के आसपास? कौन वो पार्टियां हैं, कौन वो दल हैं जो नज़र नहीं आ रहे हैं? चलिए सीधे इस खबर को स्ट्रेचर पर लिटाते हैं, चीरफाड़ कराएंगे। क्या सर, बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कुछ दल एनडीए से फरार हो रहे हैं, जो लगातार कयास लगाए जा रहे थे? आप भी कई बार ऐसे विश्लेषण में चर्चा कर चुके हैं कि सीट बंटवारे से पहले ही एनडीए में भगदड़ मच जाएगा। कौन है वो व्यक्ति? देखिए, आप जिन तस्वीरों की चर्चा कर रहे हैं और जिस बैठक की चर्चा कर रहे हैं, इस बैठक का महत्व बिहार की राजनीति में बड़ा है। आपको याद होगा पिछले 3-4 दिनों से अगर खबरें दर्शकों को ने भी देखी होंगी पंचनामा की, तो वो देखे होंगे खास तौर पर मैं नीतीश कुमार के एक्टिव होने की चर्चा कर रहा हूँ। नीतीश कुमार के जो वर्तमान परिस्थितियां बिहार की हैं, जहां जदयू स्टैंड करती है, एनडीए के लिए कई चुनौतियां अगले चुनाव में इंतजार कर रही हैं। तो इन सब को देखते हुए जदयू पर्सनल और ग्रुप दोनों टारगेट्स पूरा करना चाहती है। पर्सनल टारगेट जदयू का क्या है वो आपको पता है, मैंने कल भी बताया कि जदयू को एनडीए का नंबर 1 दल बनना है। बिहार में नंबर 1 बन जाए
तो वो भी अचीवेबल है, वो भी चाहेगी कि हो जाए। लेकिन एनडीए में बड़ा भाई बनना जदयू का एकमात्र लक्ष्य फिलहाल है। अगर नीतीश को मुख्यमंत्री बनाना लक्ष्य है तो उसके जस्ट बाद यही लक्ष्य है, नंबर 1 बनना। हाँ, और जो ग्रुप जो क्या बोलते हैं उसको टारगेट्स हैं, वो ये है कि जो वर्तमान एनडीए के मजबूत घटक दल हैं, जो वोट बैंक में इजाफा करते हैं एनडीए के, उनको एकजुट करके कॉन्फिडेंस में रखना। बार बार अलग अलग घटक दलों को इस बात का डर होता है, आरएलएम हो, लोजपा हो, इन सभी पार्टियों को इस बात का डर है, मांझी जी भी कई बार जिक्र कर चुके हैं। ये लगता है कि नीतीश क्या वाकई इस बार फिर एनडीए में रहेंगे। मीडिया का एक बड़ा हिस्सा बार बार इसकी चर्चा करता है, कभी मीसा भारती, कभी तेज प्रताप, कभी तेजस्वी खुद, कभी राजद के कोई नेता ये कह देते हैं कि नीतीश कुमार अब उब गए हैं, अब हमारे साथ आएंगे। तो इससे संशय उत्पन्न होता है। देखिए, नीतीश के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए नीतीश पर अविश्वास लाजमी है इन पार्टियों का। वो कभी भी बदल सकते हैं, बदलते रहे हैं, आगे भी क्यों ना बदले, ऐसा क्या हो जाएगा। आप इस पर विश्लेषण कर सकते हैं, मैं दावा कर सकता हूँ, एक पत्रकार का तो मैं कई बार दावा कर चुका हूँ कि नीतीश अब नहीं जाएंगे। मेरे दावे की तरफ बाबा और कई पत्रकार कहते हैं कि नीतीश फिर पलट जाएंगे। लेकिन ये गारंटी कौन लेगा? ना मैं गारंटी ले सकता हूँ, ना बाबा गारंटी ले सकते हैं। उल्टा अगर ये आप कहिएगा तो मेरा दावा जो है वो मेरे ट्रैक रिकॉर्ड के, मेरे परफॉर्मेंस, मेरे विश्लेषणों के हिसाब से सही हो सकता है। लेकिन नीतीश कुमार के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए मेरा विश्लेषण पे लोग कम विश्वास करेंगे, बाबा के विश्लेषण पे ज़्यादा विश्वास करेंगे, क्योंकि नीतीश ने अपनी जो है वो छवि ऐसी ही बना ली है। कॉन्फिडेंस लूज कर गए हैं नीतीश कुमार, दर्शकों का, विश्लेषकों का और अपने घटक दलों का। लेकिन नीतीश मजबूरी है, उनके पास विधायकों की एक आज भी इतनी संख्या है जिसकी वजह से बिहार सरकार बनाए रखने के लिए भाजपा को उनकी आवश्यकता है। और उस 40 विधायक पे भी, या 45 विधायक या 50 विधायक जो भी हों, उन पर भी वो मुख्यमंत्री बनने की क्षमता केवल इसलिए रखते हैं क्योंकि भाजपा को इस बात का डर है कि नीतीश को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तो नीतीश फिर पलट जाएंगे। तो जो आपकी कमज़ोरी है वो आपकी ताकत भी है। गाँव में देखिए, वो कहावत था, इसको किसी से जोड़ा नहीं जाएगा, बस एक व्यंग है, या आप चुका जोड़ सकते हैं कि एक समान परिस्थिति डिफरेंट पर्सपेक्टिव में मैं बता रहा हूँ। मेरे दादाजी कहानी बताया करते थे कि एक व्यक्ति गांव में थोड़ा विक्षिप्त हो गया, तो चलते चलते किसी दिन गोबर पे चढ़ गया। गोबर पे चढ़ गया तो लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। तो बहुत दिन तक परेशान रहा। जब आए तो कोई गया, तू ही ने गोबर धांगा था रे, दूर बैठ लोग करते थे उसको। तो बड़ा परेशान हो गया। अंततः उसने तय किया कि वैसे भी हम विक्षिप्त हैं और हमको मजाक उड़ा ही रहा है लोग, तो क्या कि जब पैर में गोबर लगिएगा तो हाथों में लगा लेते हैं। तो अपने हाथ में एक अदवाड़ गोबर लेके घूमने लगा। अच्छा। जो मजाक उड़ाता उसको मुंह पे मार देता था, अब जो करना है करो। तो देखिए, लोग धीरे धीरे उसका मजाक उड़ाना बंद कर दिए। 2-4 लोग के गोबर मुँह पर लगल तो लोग समझ गए कि अभी एक ऐसे पार पाइल मुश्किल बा। अरे क्या कीजिए, 2 थप्पड़ मार दीजिएगा ना, गोबर तो धोना पड़ेगा ना आपके चेहरे पर से। एक धब्बा तो लग गया आप पर भी। तो लोग कहेगा कि अरे गोबर धांगे, तो वो तो धांगा है, तो मुंह में ले बड़ा, लोग कहेगा ना। तो जो उसकी कमजोरी थी उस व्यक्ति की कि वो गोबर पर चढ़ गया, इसके चलते हास्य का पात्र बना, उसने उसको हथियार भी बना लिया कि हम तो गोबर में सने हैं ही, लो तुम भी गोबर खाओ। उसी तरीके से बिहार में नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार की एक कमजोरी है, इसे हाथ से बनाना चाहते हैं लोग। अरे पलटू हैं, पलट जाते हैं, ये है वो है। नीतीश कुमार इसको ताकत बना ली, पलट सकते हैं तो क्या तुम रिस्क ले सकते हो? हम साथ हैं, आपके विधायक ज़्यादा है, बना लीजिए अपने मुख्यमंत्री, कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो नीतीश जी कोई दिक्कत है क्या? नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप बना लीजिए अपना मुख्यमंत्री, हम तो कह ही रहे हैं कि आपको बनाना चाहिए। तो ना तो आप ही बन जाइए, छोटे टाइए, हमको अब डर लग रहा है कहीं से ना भाग जाए। अरे नहीं भागेंगे जी, आप बनाइए अपना मुख्यमंत्री। तब अगल बगल चर्चा होता है, चिराग पासवान देख रहे हैं भाजपा का मुँह, भाजपा मांझी जी के मुँह है, मांझी जी करना ना उन्हीं को बना दीजिए, कोई भरोसा नहीं है। चिराग जी कह रहे हैं हमको क्या पता, हम तो पहले ही से इनसे परेशान हैं। भाजपा कह दे तो हम भी तो मुक्त होगी रहे ही हैं। तेजस्वी यादव भी कहेंगे बनाइए अपना मुख्यमंत्री, छोड़ी चाचा नहीं बनेंगे, आप निश्चिंत रहिए, आप लोग बनाइए अपना मुख्यमंत्री, बना के देखिए ना एक बार, मजा लेंगे, बना के देखिए एक बार। तो निश्चित ही ये कॉन्फिडेंस नहीं किसी के पास है कि वो नीतीश कुमार को रिप्लेस करके उसके बाद के कॉन्सिक्वेंसेस देखें। और अब तो 12 सांसदों का भी सहयोग केंद्र की सरकार में नीतीश जी का है, अब तो और मुश्किल है। ये 40 विधायकों को नीतीश कुमार ने 40 × 12 कर लिया।
अब ताकत हो गई, बहुत बड़ी ताकत हो गई। अब एक विधायक, एक सांसद 5-6 विधायक के बराबर है ना जी, जोड़ लीजिए कितने विधायक हो गए इनके। तो अब नीतीश कुमार पे से पार पाना भाजपा के लिए संभव नहीं है। तो निश्चित ही ये नीतीश कुमार का एक ग्रुप स्ट्रैटेजी है कि डर तो है नीतीश कुमार को लेकर सभी दलों में, लेकिन चुनाव भी साथ लड़ना है। तो नीतीश कुमार ने आज की जो बैठक बुलाई उसके 3 ही मुख्य एजेंडा थे। एक कि 2025 के चुनाव में सारे घटक दल कॉन्फिडेंट रहे, नीतीश कुमार कहीं जा नहीं रहे। क्योंकि आज भी नीतीश कुमार ने शुरू इसी बात से की कि 2 बार हम गलती से उधर चले गए हैं और अपने ही नेताओं को दिखा के कह दिया उन्होंने कि ये लोग हमको लेके चला गया 2 बार, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, अब हम यहीं रहेंगे, अब हम एनडीए के साथ ही रहेंगे और यहीं हम लोग एकजुट रहेंगे। ये इसलिए वो कह रहे हैं ताकि मांझी, चिराग, उपेंद्र कुशवाहा ये सब भी अपनी ताकत लगाएं और बिना डर के काम करें एनडीए के लिए और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के में अपना योगदान दें। डरे नहीं कि नीतीश कुमार भाग जाएंगे। ज़्यादातर पार्टियां संशय में रहती हैं और जब भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात होती है तो ये बात कहती हैं कि सर साहब सब ठीक है ना, नीतीश जी भाग नहीं जाएंगे। मतलब इस बार नीतीश बीजेपी और बाकी गठबंधनों को ये कॉन्फिडेंस दे रहे थे कि हम नहीं जा रहे हैं। एक और कहानी है, अच्छा याद है, शेर आया जिस दिन शेर आया उस दिन कोई विश्वास नहीं किया। तो नीतीश कुमार जी वही कर रहे हैं, 2 बार 3 बार शेर आया करके मजाक कर चुके हैं। अब वो कह रहे तो लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन नीतीश इतने पावरफुल है बिहार में कि उन पे विश्वास नहीं करने का रिस्क भी भाजपा नहीं ले सकती है और बाकी दल। तो नीतीश ने पहला काम तो ये किया कि सभी को कॉन्फिडेंस दिलाया। बार बार कहने से झूठ भी सच लगने लगता है। तो नीतीश ने आखिर बार बार ये बोलना जो शुरू कर दिया है, इससे मतलब ये निकाला जा रहा है कि एनडीए की मजबूती पर नीतीश कॉन्फिडेंट है, उन्हें ये इसी तरीके से एनडीए एकजुट चाहिए और इसके लिए ही ये बैठक बुलाई गई थी प्राथमिक तौर पर। जदयू के जिलाध्यक्ष, भाजपा के जिलाध्यक्ष, कई कार्यकारी सूत्री के सारे मेंबर, विधायक, सांसदों की भी अच्छी खासी जनसंख्या थी और विभिन्न पार्टियों के भी सारे नेता मौजूद थे। लेकिन इस कार्यक्रम का एजेंडा केवल यही नहीं था, इसका 2 एजेंडा और था। एक, बिहार के 18+ जो वोटर्स हो रहे हैं इस बार, उनको टारगेट करके अपनी पार्टी, अपनी विचारधारा, अपने गठबंधन से जोड़ना। इसके लिए भी टास्क दिया गया है कि ये वोटर्स प्रशांत किशोर या तेजस्वी यादव तोड़कर न ले जाएं। प्रशांत किशोर ऑल्सो हैज़ बिकम अ बिग फोर्स, जो अब जिसको रिकॉग्नाइज बिहार में किया जा रहा है। तो ये ट्रेडिशनली तो ही विल डैमेज वोट्स ऑफ बीजेपी एंड गठबंधन, लेकिन वो जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं वो तेजस्वी को भी डैमेज करने की कोशिश करने वाले हैं। आज एक विश्लेषण इसके बाद भी मैं करूंगा, इसमें समझाने की कोशिश करूंगा। कल जो फैसले लिए गए जदयू और राजद के द्वारा, इस पे बहुत हद तक असर दिख रहा है प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर की वजह से भी कई फैसले लिए जा रहे हैं अलग अलग पार्टियों में, जो निश्चित ही इशारा कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर अपनी राजनीतिक धमक जो है बिहार में उन्होंने बना ली है। रिजल्ट्स क्या होंगे वो तो देखने को मिलेगा चुनाव के बाद। अभी उपचुनाव होना है, 4 सीटों पर चुनाव है, तो निश्चित ही ये बहुत बढ़िया समय नीतीश ने चुना पार्टियों को एकजुट करके एनडीए के, उनको मैसेज देने का। तीसरा जो बड़ा महत्वपूर्ण नीतीश कुमार ने दिया है इसका एजेंडा, कार्यक्रम का एजेंडा, वो है कि नीतीश है तो सभी सुरक्षित हैं। नीतीश सभी समुदाय, सभी समाज के सभी वर्ग के लोगों को एकजुट रखकर एक साथ बिहार में लेकर चल सकते हैं, ये कॉन्फिडेंस दिया गया। जो गिरिराज सिंह का कार्यक्रम था उसके काट के तौर पर भी इसे लिया जा रहा है कि एनडीए एकजुट है। जो इक्का दुक्का लोग एनडीए के विचारधारा से अलग चल रहे हैं उनको इग्नोर कर दिया जाएगा, उनको ब्लॉक कर दिया जाएगा कम्प्लीटली, उनकी बातों को हवा तूल नहीं दिया जाएगा। और एनडीए इसी तरीके से 2025 तक काम करेगी ताकि सरकार वापस बना सके, कोई अड़ंगा विघ्न न लग सके। ठीक है, तेजस्वी से जीत जाने का कॉन्फिडेंस मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, एनडीए के हर नेता को है इस वक्त कि तेजस्वी जीत जाएंगे। लेकिन ये जो काम बिगाड़ने आ गए हैं प्रशांत किशोर, ये किन किन जगहों पे काम बिगाड़ेंगे इसको लेकर थोड़ा एंटीना सबका खड़ा है। सभी इसको सिक्स सेंस में महसूस कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत डैमेज तो प्रशांत किशोर करेंगे, तो उसको नेगेट करना जरूरी है। तो इसके लिए नई रणनीतियाँ बनानी पड़ेंगी। सर, इसमें एक बात और हम जोड़ना चाहेंगे। जब नीरज कुमार बाहर आ रहे थे तो उनसे जब हम लोगों ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि जाके आप मुसलमानों को भी बताइए कि नीतीश कुमार ने काम किया है। बिल्कुल, वही मैं कहा कि नीतीश कुमार सब सुरक्षित है, ये उन्होंने कहा। तो ये मुसलमानों को भी खास तौर पर ये एहसास, तो मैं तो वही कह रहा हूँ, गिरिराज सिंह वाला जो मामला हुआ उसको लेकर डैमेज कंट्रोल भी इसमें किया गया कि अब गिरिराज सिंह जैसा कार्यक्रम तो आप देखिए, मैं बताता हूँ आपको, क्रोनोलॉजी समझिए। गिरिराज सिंह कार्यक्रम करते हैं, संजय झा जाके अमित शाह से मिलते हैं, अमित शाह संजय झा की मुलाकात को लेकर कोई अभी तक स्पष्ट नीति सामने नहीं आई और देखिए बैठक हो गई।
एनडीए की। तो ये वही नीतियां हैं, ये तय वही हुआ कि नीतीश जी जाएं और बीच की कुर्सी पर बैठे और स्थापित करें कि वो एनडीए के सबसे सर्वमान्य नेता बिहार में है, सबसे बड़े, और वो निर्देशित करें। भाजपा के कार्यकर्ता उनकी बात सुनने के लिए रेडी, हमने निर्देशित किया है। गिरिराज सिंह है जो और भी कुछ कर रहे हैं, करने दीजिए, वो अलग काम है उनका, आप अपना काम कीजिए और कोई क्लैश ऑफ इंटरेस्ट ना हो। ये सबको पता रहे कि बिहार में एनडीए के नेता नीतीश कुमार ही हैं, जो आपने देखा भी। लेकिन केवल यही बात नहीं है, इस बैठक से एक चीज़ और स्पष्ट होती है, जो भागीदारी यहाँ हुई है आज बैठक में, लोगों को जो जगह दी गई, जो इस तरह से स्पेस दिया गया। एक चर्चा खूब हुई, आपने देखा कि नीतीश कुमार की बगल वाली कुर्सी खाली थी, संजय झा उठकर भाषण देने लगे, वो कुर्सी खाली हो गई और कुर्सी खाली को लेकर विवाद हुआ। कई लोग कह रहे हैं कि वो कुर्सी संजय झा की ही थी, कई लोग कह रहे हैं कि चिराग पासवान नहीं आए उस वजह से ये संशय हो रहा है, कई लोग कह रहे हैं मांझी जी नहीं आए इस वजह से ये कुर्सी खाली रह गई। मैं आपको स्पष्ट बताता हूँ, ये कुर्सी चिराग पासवान की ही थी, लेकिन ये स्पष्ट था कि चिराग पासवान नहीं आएंगे, ये मैसेज पहुंचा दिया गया था। संजय झा ने बहुत स्मार्टली उस कुर्सी को अपने कब्जे में ले लिया ताकि ये सवाल खड़े ही ना हो। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार के बगल वाली कुर्सी छोड़कर कोई खड़ा होता है तो खाली कुर्सी और नीतीश कुमार जब साथ दिखते हैं तो मीडिया उस लव स्टोरी को दिखाने से पीछे नहीं रोक नहीं पाती है खुद को। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक मैच मेड इन हेवन है, नीतीश और खाली कुर्सी। तो वो जब भी दिखता है तो मीडिया अपने हिसाब से उसको गढ़ने लगती है कि जो हम भी कर देते, जो सबसे करीबी हैं वो उनके लिए वो कुर्सी है। हाँ। इन दिनों चिराग से ज्यादा नजदीकियां बढ़ी नहीं। तो आप देखिए आगे की कुर्सी पे देखिए आप कितने लोग बैठे हुए हैं, आप समझ जाइएगा कि वहाँ एक कुर्सी तो मांझी जी की और दूसरी चिराग पासवान की खाली है। लेकिन मांझी और चिराग पासवान दोनों नहीं हैं। मांझी जहां अपने चुनाव में व्यस्त है, उनका अपना समस्या है, दिल्ली में भी थे उस वक्त, पता नहीं आ जाए कि नहीं। दिल्ली से वो मतलब बैठक खत्म होने के बाद लौटे। अच्छा लौटे, चलिए। चिराग पासवान की भी अपनी व्यस्तता थी, वो भी उस वजह से नहीं आए। लेकिन चिराग पासवान के रिप्रेजेंटेटिव सारे वहाँ पहुंचे हुए थे, उनके जीजा, उनके प्रदेश अध्यक्ष, उनके सारे लोग वहाँ पहुंचे थे। तो ये दोनों मैंने प्रत्यक्ष रूप से नहीं लेकिन परोक्ष रूप से वहाँ मौजूद थे। एक दल ऐसा है जो इस कार्यक्रम के बाद लगभग स्पष्ट हो गया है कि अब वो एनडीए का हिस्सा नहीं है। एनडीए के सारे कर्णधार, सूत्रधार, दिग्गज, सारे बड़े नेता, सारी पार्टियां जहां मौजूद थीं, और ये कोई, मैं फिर कह रहा हूं, कोई केंद्र की बैठक नहीं थी, ये किसी और जगह बैठक नहीं हो रही थी, ये नॉन पॉलिटिकल बैठक नहीं थी, ये केवल किसी पार्टी की बैठक नहीं थी, ये जनप्रतिनिधियों की बैठक नहीं थी, यहाँ 20 सूत्री से लेकर सभी तरह के लोग बैठे थे। ऐसे में इस जगह किसी दल का ना होना इतना समझने के लिए काफ़ी है, यह समझाने के लिए कि वो दल एनडीए का हिस्सा नहीं है, वो एनडीए के थिंक ऑफ थिंग्स में नहीं है, और वो दल अब एनडीए से अलग हो चुका है। कम से कम एनडीए ऐसा मानता है। अब वो दल अपने आप को बेगानी साथ अब्दुल्ला दीवाना करता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये मांझी जी के उस बयान पर भी साफ साफ हमला है, जिसमें उन्होंने कहा था कि चिराग पासवान नहीं, नाम तो नहीं लिया था, उन्होंने ऐसे कहा था कि रामविलास पासवान के जो वारिस हैं वास्तविक, वो पशुपति पारस है। हो सकता है मांझी जी की बात सही हो, लेकिन एलजेपी और रामविलास पासवान की राजनीतिक वसीयत का अगर कोई एकमात्र मालिक है तो वो लोजपा, चिराग पासवान, रामविलास हैं। और चिराग पासवान की पार्टी का यहाँ मौजूद होना और पशुपति पारस की पार्टी की तरफ से किसी का न होना, ये साबित करता है कि पशुपति पारस यानी आरएलजेपी अब इस गठबंधन का हिस्सा नहीं है। कम से कम नीतीश कुमार जो कि बिहार की पार्टी हैं, वो तो ऐसा नहीं मानते हैं। जिसने भी इस बैठक को किया है, जिसने भी इस बैठक को बुलाया है, उसने आरएलजेपी को, पशुपति पारस को न्योता नहीं दिया है, उन्हें बुलाया नहीं गया है। इस वक्त उनकी पार्टी को और पशुपति पारस को अपनी स्थिति स्पष्ट जरूर करनी चाहिए, क्योंकि नहीं करेंगे तो अलग अलग चर्चाएं होंगी। पिछली बार भी अल्टीमेटम उन्होंने दिया था पशुपति पारस ने, भाजपा ने कोई वैल्यू नहीं दिया। फिर उन्होंने फिर भ्रिकुटी टेढ़ी की, फिर भाजपा ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। हाँ, जब जब चिराग पासवान से लड़ना होता है तो झाड़ पोछ के, जो मैं कहता हूँ, ट्रॉफी की तरह निकाल कर रखते। देखिए पशुपति पारस भी हमारे साथ हैं, और ये अभी प्रदेश अध्यक्ष ही गए थे मिलने के लिए, तो काहे नहीं दिलीप जायसवाल लेके पशुपति पारस का हाथ पकड़ के ले आए कार्यक्रम में, तो बैठक में। सारा मतलब स्पष्ट है, चिराग को एक तरीके से डराने धमकाने के लिए मतलब ये किया जा रहा है। चिराग पासवान जब खुद प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं तो भाजपा भी उनको प्रेशर पॉलिटिक्स को हैंडल करने के लिए ये झाड़ पोछ के निकालती है। कभी कभी जो नहीं, सांप काटने का दवाई रखा हुआ है थी में हॉस्पिटल में सरकारी, खोजने में 2 घंटा लगता है।
शहरी क्षेत्रों में, गांव में तो पहले वो आगे वही रखा रहता है कि सांप काटता है खूब, लेकिन शहर में, अब शहर में कोई सांप थोड़ी काटता है जल्दी किसी को, तो खोजने में 1 घंटा 2 घंटा लग जाता है। तो वही सांप काटने का दवाई है, वो जड़ी भी नहीं कहेंगे, दवाई है। तो अब सांप कटवा नहीं करता, जड़ी किस बात का। चिराग पासवान और भाजपा के बीच बहुत सब कुछ ठीक है, जो विवाद होते भी हैं वो निचले स्तर पर होते हैं, उसका ऊपर से कोई लेना देना है नहीं। चिराग पासवान बहुत स्मार्ट है, वो अपने किसी नेता को आगे करके लड़ाई लड़ देते हैं। भाजपा भी स्मार्टली खेलती है, वो भी अपने किसी नेता को आगे कर देती है। और इस पूरे खेल में सबके नचाओ तो राम गोसाई, इस पूरे खेल में खुद कमोडिटी बन जाते हैं पशुपति पारस। उनके बार बार मरे हुए अरमान राजनीतिक जिंदा हो जाते हैं। और कोई कुछ कार्यकर्ता तो ऐसे हैं कि जो मजा लेने लगते हैं कि आप तुरंत बनने वाले हैं राज्यपाल। फेसबुक पर बधाई भी देते हैं कुछ कार्यकर्ता तो दूसरे हाँ, अरे भाई क्या बात करते हैं, एक से एक लोग यहाँ। हनुमान के भी हनुमान, उनके भी हनुमान, एक से एक लोग हैं। खैर, पशुपति पारस का क्या होना है ये तो इस बैठक में आज समझ में आ गया। ये भी समझ में आ गया कि जीतन राम मांझी और चिराग पासवान की जो एक लड़ाई हुई थी, सांकेतिक लड़ाई ही थी, कोई बहुत बड़ी लड़ाई नहीं थी, उस लड़ाई में जीत किसकी हुई है। चिराग पासवान इस बैठक में ना पहुंचकर भी एक बहुत बड़ा जीत अपने नाम कर लिए। आप देखिए कि तुरंत इस बैठक के बाद चिराग पासवान के सारे नेता जाकर नीतीश कुमार से मुलाकात भी किए हैं। और ये मुलाकात करके शायद यही कहने गए कि थैंक यू, एक काम तो आप हम लोग आज हल्का कर दिए पशुपति पारस को नहीं बुलाकर। अब देखिए मजेदार बात यह है कि पशुपति पारस की पार्टी में ही कहा जाता था कि सुनील पांडे हैं, और सुनील पांडे वहाँ से भाजपा में जाते हैं, भाजपा उनको अपने यहाँ ज्वाइन कराती है और उनको टिकट देकर उनके पुत्र को लड़ाती है वहाँ चुनाव। और इस दौरान बीच में याद कीजिए खबर आई थी, एक बैठक हुई RLJP की और तमाम दिग्गज पशुपति पारस के एकदम नवरत्न सब लोग बैठे हुए थे। और चंदन सिंह ने दावा किया था कि हम भी अपने प्रत्याशी उतारेंगे तरह से ऐसा होगा तो, लेकिन हुआ कुछ नहीं। वही 24 घंटा अल्टीमेटम वाला हाल हुआ। तो बार बारी खोखा जो है वो छोड़कर फुक्का नहीं बम होता है, दिवाली आने वाला है, कई को बम होता है ढलाइएगा तो कुछ नहीं हुआ जा, वही वाला हाल है। तो वही पशुपति पारस का हाल हो गया है, धीरे धीरे फुसकी बम होते जा रहे हैं, खोखा भी नहीं कहूँगा। उनको बारूद भर के भाजपा इस्तेमाल करेगी। सारे लोग तो भाग के छोड़ के चले गए, अब इनको जगह नहीं है, वो चुपचाप बैठे हुए हैं। अब मैं कुछ दिन पहले ही सुन रहा था, खाली हो रहा है उनका, सब खाली होगा। ये तो नेचुरल जस्टिस हो गया। मतलब मैंने सुना था कि टेक्स्ट बुक जो बोलते हैं ना कि टेक्स्ट बुक जस्टिस हो गया। ये कैसे, मैंने सुना था कि फिल्मों में होता है, किसी के साथ गलत होने पे पूरी प्रक्रिया यूनिवर्स की होती है और फिर वो जहाँ वो होता है, जैसे जहाँ पे घर के बाहर निकाल दिया गया तो घर के बाहर वाला घर के अंदर चला जाता है, मालिक बन जाता है, और घर वाला वहाँ खड़ा होता है। तो वही चिराग पासवान के साथ हुआ, टेक्स्ट बुक जस्टिस हुआ। और निश्चित ही पशुपति पारस को यहाँ से सोचना होगा, अगर उन्हें अपनी राजनीतिक पारी को और लंबा करना है, अपना पार्टी बनाना अपनी पार्टी तो है अब कितना पार्टी बनवाइएगा महाराज। पार्टी तो टूट के बना था ना, उनको एक अलग पार्टी स्पेशल बनाना होगा। अब तो ना तो वो एक बात समझ लीजिए, RLJP लिखा हुआ है ना LJP, इसलिए वो पटिया के बारे में चर्चा भी होता है। अगर RLCPR DP कुछ कर दीजिएगा तो नमो कोई नहीं लेगा। वो तो चिराग पासवान से लड़ाई है ना, इसलिए मीडिया का एक बड़ा वर्ग हमेशा इंटरेस्ट लेता रहता है। आप आज ही बोलिए, आज हम पंचनामा में चर्चा कर रहे हैं और किसने चर्चा भी की है इस बात की? कहीं ये दिख भी रहा है खबर कि पशुपति पारस एक बैग गायब हो गए? अरे वो जीवित है, वो राजनीति में है, आज उनको उस बैठक में होना चाहिए था। वो NDA के हिस्सा अपने घोषित हैं अपने मुंह से, और दिलीप जायसवाल नेता मानते भी हैं। तो कहे ना दिलीप जायसवाल हाथ धके लगे ले। दिलीप जायसवाल क्या है, और या भाजपा का कोई भी प्रदेश अध्यक्ष बिहार में क्या होता है, ये बाल छिलवाए जब सम्राट चौधरी तब को बुझाया नहीं है। रिमोट कंट्रोल होता है, दिल्ली से जो बटन दबाया जाएगा ना, कम या बेसी काम करेगा, नहीं काम करता पता है ना। देखिए जब रिमोट काम नहीं करता ज़्यादा या कम काम करता है तो रिमोट का क्या होता है स्थिति पता है ना आपको? ठोका जाता है उसको पीट के, हट कर क्या नहीं काम करता है, 3 बार टिपला देखिएगा तब से काम करता है। अगर कहीं रिमोट ठीक से काम ना देर बार करे, ठोकलों पर काम ना करे, पटक भी दिया तब उसके बाद का स्थिति बता रहे हैं आपको, तो फिर टीवी ठोकाता है। तब तय करना पड़ेगा कि रिमोट ठोकवाना है कि टीवी ठोकवाना है। जो भी देखिए हो, सच्चाई यही है। पशुपति पारस इज आउट ऑफ NDA। अब
कैसे वापसी करेंगे, किन परिस्थितियों में करेंगे। अब कल ही चिराग पासवान हो सकता है कि कहे गया है 40 सीट चाहिए, 40 सीट कम नहीं चाहिए, ठीक है निकाल बुला तो पशुपति पारसी को बुलाओ, ऐसा नहीं मानेंगे। कितना सीट पर लड़िएगा, तो 5 में चलेगा। बड़ी विकट परिस्थिति है भाई, यहाँ एक तरफा प्यार का कोई जिते नहीं है दुनिया में। तो ये सर एक अंतिम प्रश्न ये है कि इस बैठक में क्या सीट बंटवारे पर भी कुछ चर्चा हुई है, क्योंकि 220 प्लस का टारगेट मिला है। नहीं देखिए, सीट को लेकर तो 225 उन्होंने कहा है एक तरह से। हाँ 225 प्लस। 225 बताइए लोग जीतेगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि तेजस्वी यादव क्या करेंगे फिर। बड़ा दुखद है नहीं। तेजस्वी यादव बताइए 225 को ये लोग जीत जाएंगे, 20 को तो तेजस्वी जीतेंगे, 20 को तो जीतेंगे जीत जाने के लिए। फिर फिर ये प्रशांत किशोर जी क्या करेंगे। प्रशांत किशोर 243 पर दावा ठोकेंगे, कहा कि 243 पर हम जीतेंगे बिहार में ना। बिहार में प्रशांत किशोर पत्रकारिता करेंगे इसके बाद, मुझे लगता है उसमें ज़्यादा स्कोप है। हाँ, ऐसा ना हो कि बोरिया बिस्तर ना समझा जाए उनका। ऐसे भी कुछ लोग तो फिर हम पढ़ ही गया उनका बोरिया बिस्तर लपेटने का। उनके ही पार्टी में विद्रोह है, कई लोग नाराज चल रहे हैं उनके ही पार्टी में। हाँ, पत्रकार सब भी नाराज है। हाँ, और ये 2-4 को पत्रकार भी उनका करीबी नाराज है। प्रत्याशी वो भी नाराज चल रहे हैं। तो बताइए भाई, झोला छाप डॉक्टर को प्रत्याशी बना दिया है, कोई कह रहा है MBBS। ट्विटर पे तो गजब मजाक बना हुआ है। हम क्या बोले, आज हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे तो कोई कह रहा कि मवेशी का डॉक्टर हो सकता है, इस वजह से डिग्री लिख दिया है। तो फिर चर्चा हुआ कि मवेशी के डॉक्टर तो डॉक्टर लगेगा नहीं करता है वो। प्रशांत किशोर जी ने जब कहा था ना कि नमूना लाया पहले समझ गए थे कि बाप रे बाप, ये तो मतलब प्रथम ग्रासम मक्षिकम पादरम, राजनीति में ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। ये तो गजब नमूना सही में प्रशांत किशोर जी ला रहे हैं। नमूना बदल के नमूना ला रहे हैं, बदल के नमूना ला रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है कि प्रत्याशी 4 सीट पर ये हाल है तो 243 पर क्या होगा उनका। नहीं देखिए, बिहार के बहुत बड़े पत्रकार ने कहा है धुआं कबार देंगे। हमको लगता है कि धुआं कबार देंगे तो धुआं छोड़ के जरूर जाएंगे, ऐसे ही देता है। देखिए दिवाली में पटाखा कैसनो ले आइए, धमाका करने करे, धुआं छोड़ता है कि नहीं। छोड़ता है, धुआं जरूर छोड़ता है। जो बजने वाले हो तो धुआं ज्यादा छोड़ता है। ये धुएं का छोड़ेगा, खाली फट नहीं रहा है। लेकिन देखिए हम एक बात बता देते हैं रत्नेश जी, ज्यादा हंसिए मत। कभी कभी वही होता है कि धुआं फेंक रहा है, क्या धुआं फेंक रहा बंद कर दिया तो नहीं जल रहा है, जाके छूटे छुए तो मुँह पे फट जाएगा। ऐसा होगा हम लोग का मुंह पे फट जाए, समझे। तो दूसरा पता नहीं खूब हंसेगा, वो सब खूब हंसेगा उस दिन कि क्या मुंह करिया कर लिया ना। देख लेते वो भी सर 2025 में हम लोग देख लेंगे। आज तक तो ना गड़बड़ाइल, आगे भी इज्जत बचिए जाई। वही मैंने बोला, हमनी के अब अगला के इज्जत बचावे का अगला देख लिया जाएगा। 243 पर खोजते हैं कि 100 पर सिमट जाएंगे कि 10 को लड़ेंगे, ये तो 25 बताएगा, आने वाला वक्त बताएगा। एक बात तो है, एंटरटेनमेंट में कोई कमी नहीं है। एंटरटेनमेंट में कोई कमी नहीं हो रही है। राजनीतिक लोग खूब एंजॉय कर रहे हैं, दर्शक भी खूब एंजॉय कर रहे हैं। ये नई परिस्थिति है। आज तक तीसरे मोर्चे में ऐसा नहीं कोई इतना सीरियस कभी नहीं लिया गया था। और जो तथाकथित कुछ लोग हैं वो लोग तो पुष्पम प्रिया चौधरी को भी पहले के दिन अखबार में जो आया ऐड, उसी दिन से उनको राष्ट्रीय क्या बोलते, नहीं राष्ट्रीय नहीं, मैंने राजकीय मुख्यमंत्री, राजकीय उप मुख्यमंत्री है क्या, कुछ ऐसा ही कुछ बना के उनको चल दिया था लोग उस दिन से ही। तो पुष्पम प्रिया चौधरी ने तो बेचारी बहुत प्रयास किया, कितना हवा पानी भरे हैं तो कुछ तो मेहनत करे, तो 100, 600, 700 वोट बेचारी बहुत मेहनत करके लाई थी। तब से खाली अब बस दुए टाइम में दिखती हैं, पर्व त्यौहार में या कोई बहुत विकराल आपदा बिहार में आया था तो फेसबुक पे दिखती हैं, और कहीं नहीं दिखती हैं। हाँ, फेसबुक पे ट्वीट कर देती है। हाँ, कहीं दिखती नहीं है सेवा हुआ करते हुए। तो कुछ सेवा का मौका दिए तब ना सेवा करेंगे, सेवा का मौका दिए तब ना सेवा करेंगे। पप्पू यादव थोड़ी है कि मैंने बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना है, बुलावलो नहीं जाता तो पहुँच जाते हैं किसी के बारात में, बुलावो ले जाता है कि आइए बाढ़ में, तो चल जाते हैं बाढ़ में सेवा करने लोगों को। मुश्किल भी हो जाता है उनके लिए। अब लॉरेंस बिश्नोई वाला ही मामला देख लीजिए, माफी मांग ली है ना, माफी मांग ली, परेशान हो के वीडियो कॉल पर उन्होंने कहा कि अब निश्चिंत रहिए, ऐसी कोई बात नहीं होगी। तो पप्पू जी को तो देखिए सच्चाई है कि इस विवाद में वो पड़े तो कुछ तो मिलना चाहिए पप्पू जी को ना। हम तो कहेंगे कम से कम Z+ तो मिलना ही चाहिए। अमित शाह से उन्होंने मिलने गए हैं अभी दिल्ली में। ऐसा बिश्नोई खतरनाक दुनिया में है कि मैंने ये बताइए। अब कहीं सलमान खान से लड़ाई थी उनकी
और सलमान खान के चक्कर में ये लोग मत ठोका जा ऐसा ना हो। सारा रेकी कर लिया है, घर द्वार परिवार कहाँ भाई ये तो विफलता सरकार की, हम हंस जरूर रहे हैं लेकिन ये विफलता सरकार की है कि एक मुजरिम जेल में बैठा हुआ है, वहीं से सबको धमका रहा है। धमका रहा है, बिल्कुल। तो ये तो गलत बात है ना, ये तो मतलब ये तो आपके देश का मजाक बन रहा है इंटरनेशनली। और देखिए ये राजनीति का विषय नहीं है कि पप्पू यादव उस पर अपनी रोटी सेक ले या कोई उस पर रोटी सेक ले अपनी, ये तो स्टेट का पूरा विषय है। गृह मंत्री को सोचना चाहिए कि क्या इन परिस्थितियों को आउट ऑफ हैंड वो जाने देना चाहेंगे। खैर हम दूसरे विषय पे जा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये आज की बैठक में मानते हैं कि ये जो दल थे और ये जो पार्टियां थी, ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि ये एनडीए मजबूत है। नीतीश ने देखिए चिराग और मांझी का नहीं होना कोई विवाद नहीं है, मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ। व्यक्तिगत तौर पर इस मीटिंग में दोनों का नहीं होना अलग अलग कारण थे, लेकिन पारस का नहीं होना या पारस के किसी व्यक्ति का नहीं होना ये बहुत ही दुखद है उनके हिसाब से। और मेरे हिसाब से एनडीए से बाहर है वो, मैं स्पष्ट आपको कह रहा हूँ। एनडीए उनको नहीं, भाई आपको जब शादी में बुलाइए नहीं रहा है कोई, तो बाजा बजाने या भोज खाने कहा जाइएगा। चलिए देखिए, तो एनडीए की बैठक में ये स्पष्ट हो गया कि कौन पार्टियां एनडीए गठबंधन के अंदर हैं और कौन एनडीए से बाहर हैं। तो आपके भी प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। जिन तस्वीर की चर्चा मैंने पहले की कि उन तस्वीर को देखिए और खोजने की कोशिश कीजिए, बिहार एनडीए गठबंधन के चर्चित चेहरों में से कौन है। गायब जरूर थे लेकिन उनकी पार्टी मजबूती के साथ एनडीए गठबंधन के साथ है और 2025 में नीतीश को ही अगला मुख्यमंत्री बनाएगी। इस चीरफाड़ में इतना ही, लेकिन पंचनामा के माध्यम से लगातार खबरों पर चीरफाड़ जारी है। अपनी राय रखिए, देखते रहिए पंचनामा। धन्यवाद।